साल 2005 इकोनॉमिक टाइम्स बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर। साल 2011 वन ऑफ इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पद्म भूषण से सम्मानित। साल 2014 रैंक्ड सेकंड इन फॉर्च्यून इंडियाज लिस्ट ऑफ मोस्ट पावरफुल वुमेन इन बिजनेस। साल 2015 फीचर्ड इन टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड। साल 2015 रैंक 36 ऑन द फोर्ब्स वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन। वैसे तो इतना बताना बहुत है किसी शख्सियत का रुतबा समझाने के लिए, लेकिन बात और थोड़ी डिटेल में होगी, क्योंकि ताकत, शोहरत और सफलता की कहानी बयां करते ये सभी ऑनर्स एंड अवार्ड्स जिस महिला को मिले हैं, उसका नाम इस वक्त देश में सबसे ज्यादा चर्चा में आ गया है। सफलता के शिखर पर पहुंचे लोगों की कहानी बहुत से अलग अलग अफसानों से मिलकर बनती है। हम जिन किस्सों तक पहुंच पाए उन्हें एक वीडियो में पिरोकर आज बात सीबीआई की गिरफ्त में आई भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक चंदा कोचर की। चंदा कोचर के करियर ग्राफ को शुरू से आपको बताएं उससे पहले उनके नाम से जुड़ी सबसे बड़ी सफलता जान लीजिए। चंदा कोचर भारत के किसी भी बैंक की पहली महिला बैंक सीईओ बनी। सबसे कम उम्र में सीईओ बनने का रिकॉर्ड भी उनके ही नाम है। महज 47 साल की उम्र में यह कामयाबी उन्होंने अपने नाम की थी, लेकिन इस कामयाबी के पीछे एक लंबा संघर्ष था और संघर्ष का परिणाम भी आप देखिए ऐसा कि विवादों में आने से पहले चंदा कोचर इस देश की सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड सीईओ थी। कहने का मतलब यह कि कामयाब भारतीयों की सूची में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला चेहरा थी, लेकिन इस वक्त वो देश के कानून की रडार पर। करियर की पहली सीढ़ी से सीबीआई की गिरफ्त तक चंदा कोचर के बारे में सब कुछ आप जानेंगे इस वीडियो में। मुंबई के जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से एमबीए कंप्लीट करने के बाद चंदा कोचर ने अपना करियर साल 1984 में आईसीआईसीआई में ट्रेनी के तौर पर शुरू किया। इस लाइन में दो खबर हो गई, एक तो एमबीए कहां से पूरा किया और दूसरा करियर की शुरुआत कहां से हुई। तो खैर, उन दिनों आईसीआईसीआई कंपनियों को आर्थिक मदद देने वाला एक संस्थान था दूसरी कंपनी को। बाद में जब भारत में उदारीकरण आया तब 1994 में आईसीआईसीआई को बैंक का लाइसेंस मिला। बैंक के तौर पर आईसीआई को स्टेब्लिश करने में भी चंदा कोचर ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई। आईसीआईसीआई के बैंक बन जाने के बाद चंदा कोचर को कोर टीम का सदस्य बनाया गया और बड़ी जिम्मेदारियां दी गई। 1984 से 94 तक चंदा कोचर ने आईसीआई के लिए टेक्सटाइल, पेपर और सीमेंट संबंधित इंडस्ट्रीज का काम देखा। साल 1994 में उन्हें प्रमोट करके असिस्टेंट जनरल मैनेजर बना दिया गया। 1996 में वो डेप्यूटी मैनेजर बन गए। इसी साल उन्हें आईसीआईसीआई बैंक के नए इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री ग्रुप का हेड बना दिया गया। 1998 में आते आते चंदा कोचर का ओहदा जनरल मैनेजर का हो गया था। उन्हें आईसीआईसीआई बैंक के मेजर क्लाइंट ग्रुप का हेड बना दिया गया। यह ग्रुप इस बैंक के टॉप 200 क्लाइंट्स को हैंडल करता था। साल 1999 में चंदा कोचर के करियर ने बड़ी उछाल मारी और उन्हें इस बैंक के स्ट्रैटेजी और ई कॉमर्स डिवीजन का हेड बना दिया गया। चंदा कोचर की लीडरशिप में बैंक ने अपना रिटेल बिजनेस तेजी से बढ़ता देखा। इस कार्यकाल में चंदा कोचर का खास जोर टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और प्रोसेस इंजीनियरिंग समेत एक्सपेंशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पर रहा। सदी नई शुरू हुई। साल आया 2001। इस साल चंदा का सूर्य और भी ज्यादा चमक रहा था। साल 2001 में उन्हें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया। साल 2006 में उन्हें आईसीआईसीआई बैंक का डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। इस दौरान उन्हें बैंक के इंटरनेशनल और कॉर्पोरेट बिजनेस को बढ़ाने की जिम्मेदारी भी मिली। तमाम जिम्मेदारियों को निभाते हुए चंदा कोचर ऐसा रिजल्ट दे रही थी कि हजारों लोगों के इस बैंक में उनसे ज्यादा काबिल शायद कंपनी में और कोई नहीं था। साथ ही साथ वो सर्वाधिक उपयोगी भी साबित हो रही थी। साल 2007 से लेकर 2009 तक चंदा कोचर देश के सबसे तेजी से बढ़ते बैंक की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थी और साल 2009 में चंदा कोचर ने तब इतिहास रच दिया जब उन्हें बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ बना दिया गया। वीडियो की शुरुआत में ही जैसा कि मैंने बताया था कि इस पद पर आने वाली वो देश की पहली महिला बैंकर थी। तो ये था चंदा कोचर का सुनहरा सफर। अब बात देश की मोस्ट सेलिब्रेटेड सीईओ के डाउनफॉल की। चंदा कोचर की समस्याएं शुरू हुई साल 2016 के अक्टूबर से। इस साल पहली बार उन पर आरोपों की छींटाकशी शुरू हुई। शुरुआत में तो घोटाले के इन आरोपों को मीडिया का ज्यादा टेंशन नहीं मिला, लेकिन साल 2018 आते आते चंदा कोचर पर लग रहे आरोप मीडिया की नजर में आने लगे। चंदा कोचर पर आरोप था कि उन्होंने सीईओ रहते हुए वीडियोकॉन को करीब $456 मिलियन का लोन दिया। ये लोन बैंक की लेंडिंग पॉलिसीज के खिलाफ था। चंदा कोचर ने यह लोन वीडियोकॉन के मालिक वेणुगोपाल धूत को एक इन्वेस्टमेंट के बदले दिया था। यह इन्वेस्टमेंट जिस बिजनेस के लिए था वो चंदा कोचर के पति दीपक कोचर का था। बस सारी कहानी का सेंटर यहीं से साफ हो जाता है। आरोप था कि इस डील में चंदा कोचर को निजी फायदा मिला, यानी उन्होंने 37 अरब रुपए के इस लोन को पास करने के लिए अपना कमीशन लिया।
गैर कानूनी रूप से निजी फायदे के लिए सौदा किया गया था। यह बात साल 2009 की है। इस लोन के बाद साल 2011 में भी 750 करोड़ रुपए का लोन वीडियोकॉन को दे दिया गया। हालांकि दीपक कोचर ने उन दिनों इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा था कि ये सब आरोप निराधार हैं। उन्होंने कहा कि मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट हूं। क्या मैं घर बैठ जाऊं सिर्फ इसलिए कि मेरी बीवी आईसीआई बैंक की सीईओ है? वीडियोकॉन के मालिक वेणुगोपाल धूत ने पीटीआई से बात करते हुए उस वक्त कहा था कि ये लोन कंपनी की मेरिट पर मिला है। पैनल के सभी 12 सदस्यों की सहमति से लोन दिया गया। इसकी जानकारी सिर्फ चंदा कोचर को ही नहीं बल्कि पैनल के सभी सदस्यों को थी। मामले की शुरुआत में आईसीआईसीआई बैंक ने सभी आरोपों से चंदा कोचर को मुक्त कर दिया, लेकिन लगातार चल रहे मीडिया ट्रायल्स ने बैंक को मजबूर किया कि वो एक इंक्वायरी कमेटी का गठन करे। इंक्वायरी कमेटी का गठन होने के बाद चंदा कोचर साल 2018 में अघोषित छुट्टियों पर चली गई और उसके 4 महीने बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज के नेतृत्व वाली इंक्वायरी कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट सबमिट की, तब बैंक ने चंदा कोचर के इस्तीफे को टर्मिनेशन के तौर पर ट्रीट किया। बैंक के इस फैसले के बाद चंदा कोचर ने कहा कि मैं इस फैसले से बहुत ज्यादा हैरान और निराश हूं। लेकिन कोचर की मुश्किलें यहीं नहीं रुकी और साल 2019 की शुरुआत में सीबीआई ने उनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया, जिसमें फ्रॉड करना और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी शामिल थी। और अब करीब 3 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद सीबीआई ने बीती 23 दिसंबर को चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार कर लिया है।